SC/ST के खिलाफ ही ये सारा डाटा लेकर आ रहा है, सवर्णों के पक्ष में कर रहा है। मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं है, लेकिन बायस हो सकता है ChatGPT, क्योंकि जो उसको डाटा फीड किया गया वो डाटा अपने आप में बायस है या नहीं, उसके ऊपर सवाल। अगर वो डाटा बायस है तो बायस होगा, और मैक्सिमम डाटा गूगल प्लस जो न्यूज पब्लिकेशन वेबसाइट से वहीं से उठाया गया है। सही है, गलत? ठीक है, प्राइवेट ध्यान दे लो। Makes your learning affordable. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कुछ बेसिक चीजों के बारे में। आज हम उससे आगे की बात करने वाले हैं। तो पीछे की जो वीडियो के बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, इन चीजों के बारे में सबसे पहले हम रिकैप कर लेते हैं। तो रिकैप के अंदर देखेंगे कि एक मिनट, सबसे पहले हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। विजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड मिशन of the Election Commission of India. So basically we have studied about the vision and mission of the Election Commission of India, and second we have studied the historical timeline. In the historical timeline we have studied like 1989 October, उसके बाद में October 1919, then October 1993 कब कब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंगल मेंबर बॉडी थी, कब से कब तक। फिर उसके बाद में मल्टी मेंबर बॉडी कब बनी, फिर मल्टी मेंबर बॉडी बनने के बाद कब तक, अभी तक भी मल्टी मेंबर बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके हिस्टोरिकल टाइमलाइन देखी थी। फिर उसके बाद में हमने बात की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट्स के बारे में और सुप्रीम कोर्ट में हुए केस अनु बर्णवाल के बारे में। तो बेसिकली हमने पढ़ लिया था सुप्रीम कोर्ट के केस अनु बर्णवाल। तो 2023 में जो कि हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट के केस अनु बर्णवाल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया था कि CEC का चयन या अपॉइंटमेंट्स कौन कौन करेगा। एक तो PM करेगा, प्लस CGI करेगा, प्लस LOP करेगा। तो अभी LOP कौन है? मिस्टर राहुल गांधी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड CGI विच इज द 53rd सूर्यकांत मिश्रा है सर, हाँ सूर्यकांत। तो ये तीनों मिलकर अपॉइंटमेंट करते थे 2022 तक, जब तक कि पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्लस अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए अपॉइंटमेंट के लिए अलग से एक्ट नहीं बना के लाते। ठीक है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में अपॉइंटमेंट का प्रावधान नहीं है इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए, तो पार्लियामेंट को एक्ट बनाना पड़ता है उसके लिए, और उसके तहत ही इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है। ठीक है, तो बेसिकली बट वी आर स्टडिंग इन दी अनु बर्णवाल केस। तो सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं। अनु बर्णवाल केस का नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इसीज अपॉइंटमेंट एक्ट 2023 कब लाया गया था? 2023 में लाया गया था। और क्यों लाया गया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हो गया था एक केस जिसको हम अनु बर्णवाल केस के नाम से भी जानते हैं। अनु बर्णवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा की जाएगी। उस सिलेक्शन कमेटी में एक PM होगा, एक CGI होगा एंड एक LOP होगा। तो उसके रेस्पॉन्स में गवर्नमेंट चाहती थी कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ज्यादा रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने CGI को इंक्लूड कर दिया, और अगर CGI इंक्लूड है तो गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं रहेगी, माइनॉरिटी हो जाएगी। तो LOP और CGI मिलकर आउटवोट कर देंगे गवर्नमेंट की मेजोरिटी को। तो इसी वजह से इसी को काउंटर करने के लिए पार्लियामेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट 2023 पार्लियामेंट एक्ट बनाया। और इसके तहत पार्लियामेंट के तहत फर्स्ट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट एक्ट है 2023 का, उसकी सेक्शन एक्ट अगर हम सेक्शन वाइज पढ़ेंगे तो वैसे भी बहुत सारा कलेक्टेड हो जाएगा। तो वो जो बेसिकली इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसका वो हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी रहे। क्योंकि एक सेक्शन फर्स्ट में क्या शॉर्ट टाइटल्स, और सेकंड 2 में क्या आती है बेसिकली डेफिनेशन आती है, तो एग्जाम में पूछता नहीं कोई। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं ताकि आपको अपॉइंटमेंट प्रोसेस समझ में आ जाए कि किस तरह से अब जब से ये एक्ट लागू हुआ तब से लेके अब तक किस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सेक्शन 6।
सेक्शन 6 में क्या लिखा हुआ है, बेसिकली अपॉइंटमेंट प्रोसेस की ही बात कर रहे हैं आप, क्योंकि जो सेक्शन 6 है उसमें अपॉइंटमेंट के बारे में, अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में दिया गया है। तो सेक्शन 6, दिस इज सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट। व्हाट डज इट से? देयर विल बी अ सर्च कमिटी। सर्च कमिटी, इस सर्च कमिटी का काम क्या होगा? ऐसे लोग ढूंढ के लाना जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर बनने के लायक होंगे, उन लोगों को ढूंढने का काम है सर्च कमेटी का। और ये एक्ट के सेक्शन 6 में दिया हुआ है, अच्छे से याद रह जाएगा ना, ठीक है। तो इस जो सर्च कमेटी है उसके अंदर कौन कौन होगा? सबसे पहले तो लॉ मिनिस्टर होगा। लॉ मिनिस्टर इस कमेटी को हेड करेंगे और 2 सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर होंगे। कौन होंगे? 2 सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर होंगे। एक लॉ मिनिस्टर होगा। लॉ मिनिस्टर क्या करेगा? इस सर्च कमेटी को हेड करेगा और इनके द्वारा 5 लोगों की, कितने लोगों की? 5 लोगों की, 5 लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी और इन 5 लोगों में से ही सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी? फिर सिलेक्ट करके इलेक्शन कमेटी, इलेक्शन कमिश्नर्स बनाएगी, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। सर्च कमेटी का काम सिर्फ 5 लोगों की लिस्ट बना के सिलेक्शन कमेटी को देना है। बाद में सिलेक्शन कमेटी 5 लोगों में से जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स है उनको चूज करके बना देगी, ठीक है। तो सर्च कमेटी के अंदर कौन कौन होगा? लॉ मिनिस्टर होगा। लॉ मिनिस्टर को असिस्ट कौन करेंगे? 2 सेक्रेटरीज, ठीक है। तो बेसिकली 3 लोग होंगे सर्च कमेटी के अंदर। अब हम बात करते हैं, अब हमने सर्च तो कर लिया, 5 लोगों की लिस्ट भी बना दिया, 5 लोगों में से सिलेक्ट करना है किन किन लोगों को अपॉइंटमेंट करना। तो ये सेक्शन की किस धारा में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सेक्शन एक्ट की धारा 7, विच इज सेक्शन 7, ओके। इसका नाम है सिलेक्शन कमिटी। सिलेक्शन कमिटी, सिलेक्शन कमिटी। अब इस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा? एक तो होंगे अपने प्राइम मिनिस्टर, एक होंगे अपने राहुल गांधी, अपोजिशन पार्टी के लीडर, प्लस अब यहाँ जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी उसके अंदर तो सीजीआई था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा? सीजीआई को हटा के एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर डाल दिया। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। अब यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर डाल दिया तो कौन सा मिनिस्टर होगा? ये होम मिनिस्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, या फिर क्या कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर होगा? कौन होगा? ये कोई भी हो सकता है। इसको पीएम अपॉइंट करेगा, पीएम द्वारा नॉमिनेट होगा, मतलब पीएम सिलेक्ट करेगा तीसरा बंदा कौन होगा, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट के कितना आदमी हो गए? एक तो पीएम हो गया अपना, पीएम के बाद में दूसरा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, मेजोरिटी 2 लोगों की हो गई, और एलओपी। अगर एलओपी अपोजिशन पार्टी का लीडर किसी इलेक्शन कमिश्नर को समर्थन नहीं देता कि हम इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना नहीं चाहते किसी भी रीजन से, तो एलओपी की बेसिकली सुनी नहीं जाएगी। जो मेजोरिटी है गवर्नमेंट की वो आउट वोट कर देगी अपोजिशन पार्टी के लीडर को, ठीक है। और इसके बाद में जैसे ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं किन किन लोगों को बना दिए, और इसमें सिलेक्शन कमेटी में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी होगी जो कि सेक्शन 7 में है। ये क्या करती है? 5 लोगों को चूज करती है। कौन कौन होता है इसमें? एक पीएम होता है, एक एलओपी मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी लोकसभा का, एंड थर्ड कौन होगा? थर्ड होगा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर विच इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके। एंड उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि इसको अपॉइंट कौन करेगा। तो यहाँ पर आता है सेक्शन 4। कौन सा सेक्शन बच्चों? सॉरी सेक्शन 5 नहीं, सेक्शन 4। सेक्शन 4 में क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनना इस लाइन को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया will appoint chief election commissioners and other election commissioners by warrant under his hand
एंड सील, ये एक्ट के सेक्शन 4 में क्लियरली लिखा हुआ है। अगर आपसे ऐसा स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आप लोगों को, इस पर मैंने शॉर्ट भी डाला था तो शायद तुम लोगों ने देखा नहीं होगा, तो इसमें मैंने क्वेश्चन बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है बाय हिज हैंड एंड सील अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। आगे की लाइन आएगी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं, इसमें लिखा हुआ है एक्ट में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी, क्योंकि ये बहुत बार पहले पिछली एग्जाम्स में भी पूछा गया, हो सकता है पूछ लो। अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर दो तो आजकल आपको पता ही है आरपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछने, 40% लाओ सिलेक्शन ले, बस वही बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई हमने सर्च कमेटी बनानी, सिलेक्शन कमेटी बनानी, हमने अपॉइंटमेंट भी कर दी, लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स है इनकी एलिजिबिलिटी होती है, इनकी योग्यता क्या होती है, किस बेस पे वो इनको ढूंढेंगे और क्या कहते हैं जो अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया बनाएंगे। ठीक है, तो जो एलिजिबिलिटी है, बेसिकली एलिजिबिलिटी भी इसी एक्ट के तहत दी गई है। ऐसा तो है नहीं कि क्या कहते हैं जो एलिजिबिलिटी अपन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दी गई है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी भी हमको 2023 के एक्ट के तहत ही दी गई है। तो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहला एलिजिबिलिटी जो दी रहती है, सबसे पहला है जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा उसकी जो रैंक है वो सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी लेवल पोस्ट होती है उस पोस्ट का होना चाहिए इक्विवेलेंट, नॉट ऑलवेज सेक्रेटरी बट मस्ट बी इक्विवेलेंट। ओके, और ये एक्ट के सेक्शन 5 में है। कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 5 में। ठीक है, एंड दूसरा उसके पास होना चाहिए भैया एक्सपीरियंस। किस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए? मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन। बेसिकली एवरी आईएएस ऑफिसर्स हैव दिस एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ डीएम, क्योंकि आईएएस ऑफिसर पहले डीएम बनता है, उसके बाद में सेक्रेटरी की पोस्ट पर पहुंचता है प्रमोशन होके। तो सबसे पहले जब वो डीएम होता है तो डेफिनेटली रिटर्निंग ऑफिसर होता है, तो उसका मैक्सिमम काम उस टाइम पे इलेक्शन मैनेजमेंट का ही होता है। तो किसी भी आईएएस ऑफिसर के पास इलेक्शन मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस तो होगा ही। साथ में रैंक सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, तब जाके उसको क्या कहते हैं जो अपॉइंट किया जाएगा एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये थी सेक्शन 5 में। ये सब एक्ट में ही लिखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जिक्र नहीं है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, परमानेंट ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट ये सारी चीजें एक्ट के अंदर है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है कि प्रेसिडेंट में डिटरमाइन बाय रूल सब्जेक्ट टू लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट में लिखा हुआ, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, लॉ में लिख दिया इन चीजों को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला हुआ है, तो ये सब चीजें एक्ट में है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा था ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है तो डेफिनेटली इसको इंटरेक्ट कर देना, अदरवाइज तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम टर्म कि जब हम एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं तो वो कितनी साल तक पोस्ट करेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है टर्म। क्योंकि व्यक्ति अगर किसी की पोस्ट पर है वो कितने साल तक उस पोस्ट पर रहता है, यही चीज डिसाइड करती है उस इंस्टीट्यूशन की साख को, उस इंस्टीट्यूशन की इमेज को, और वो कितना कंट्रीब्यूट कर पाता है उस पोस्ट के लिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो उसके लिए एक अच्छा खासा टाइम होना चाहिए, ताकि बहुत सारे जो की चेंजेस हैं, ड्रॉबैक्स हैं और इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं एंड स्ट्रक्चरल्स एरर्स है जो भी इंस्टीट्यूशन की, उन सबको सही कर सके। ठीक है, तो जो इसकी टर्म होती है वो 6 ईयर्स की होती है। कितने की होती है? 6 साल की होती है। और किन किन की होती है 6 साल की? दोनों की होती है, AC प्लस CC। ठीक है, और ये है एक्ट के सेक्शन 9 में। कौन से एक्ट में? सेक्शन 9। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसी सेक्शन के अंदर है ना एज लिमिट दे दी गई है कि भैया जो ये CEC और AC बनेंगे ना वो 65 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। मतलब मैक्सिमम वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सब कितने साल कर सकते हैं? 6 साल।
अगर जैसे ही उनकी 65 साल होगी या 6 साल होगी तो उनको रिटायर हो जाना पड़ेगा वहां से, ठीक है। एंड जैसे मान लेते हैं कोई है, 2 ईसीज होते हैं, अभी मान लेते हैं 3 साल कोई रहा ईसी, 3 साल और बचे हुए हैं, वो 3 साल सीसी की पोस्ट पे जाएगा, टोटल मिला के कितना हो गया, 6 साल। तो एग्रीगेट है ना, ईसी प्लस सीसी, ये 6 साल ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और 6 साल भी कब, जब वो 65 ईयर से लेस हो। जैसे मान लें, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, किसका एग्जांपल लेते हैं, किसी का भी ले लेते हैं। जैसे ए बी सी है, इसको अपॉइंट किया गया इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। इसको, एक मिनट, एक मिनट बस। ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे एबीसी है, इसको बनाया गया है इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। किस एज पे बनाए, जब ये भाई साहब थे अपने 62 साल के, 62 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर, ये 2 साल रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तब तक हो गए 64 साल के, कितने साल के हो गए, 64 साल के। अब इनको बना दिया गया इलेक्शन कमिश्नर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, तो 64 साल के तो पहले ही है, तो मैक्सिमम 1 साल ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बने रह सकते हैं, क्योंकि फिर हो जाएगी इनकी एज 65 साल। जैसे ही इनकी 65 साल एज होगी तो ये एलिजिबल नहीं रहेंगे इस पोस्ट को आगे कंटिन्यू करने के लिए। हालांकि इनकी ईयर ऑफ सर्विस अपन काउंट करते हैं, 2 साल तो ये रहे हैं ईसी और 1 साल रहेंगे ये सीसी, तो सर्विस को तो 3 साल ही हुआ, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ 6 साल। 6 साल तभी लिखा हुआ जब बंदा 65 साल से कम हो। अगर मान लो सेम पर्सन को अपॉइंट किया होता 62 साल की एज की जगह अपन 58 साल ले लेते हैं, जब वो 58 साल हो गया इलेक्शन कमिश्नर बन गया, अब वो 2 साल रह गया इलेक्शन कमिश्नर, तब तक उसकी एज कितनी होगी, उसकी एज हो जाएगी तब तक 60 साल, ठीक है ना। इतना तो आता ना, सीसेट वैसे भी होता है टफ आजकल, ठीक है। 60 साल हो गया। अब 60 साल होने के बाद इनके पास बेसिकली 65 ईयर होने तक तो कितने साल है, 5 साल। और जो एग्रीगेट टर्म की टर्म है वो 6 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 साल हो गया। अब इसको बनाया गया है सीसी, तो ये मैक्सिमम 4 साल तक सीसी रह सकता है, अनलेस अंटिल ये खुद रिजाइन नहीं कर दे या पूरे ऐसा नहीं हो जाए तो रिटायरमेंट ले लेगा 64 ईयर्स में, मतलब इनको 65 साल तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली टर्म समझ में, तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से 6 साल या फिर 65 ईयर से कम, ठीक है। मैक्सिमम 6 साल और 65 साल की उम्र से कम टर्म, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीसी एंड ईसीसी की होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई लैंग्वेज है उसके बाद में आपको इसमें समझ में आ गया होगा। देख, जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं, एक्ट के अंदर, एक्ट में क्या लिखा हुआ है, टर्म लिखी हुई है, 1 मिनट क्या हो रहा है, ठीक है। टर्म क्या लिखी हुई है अपनी, टर्म लिखी हुई है 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। तो बेसिकली इस लैंग्वेज का मतलब वही है जो मैंने अभी तक तुमको जो एबीसी के जो एग्जांपल लेके समझाए थे, तो तुमको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये किस एक्ट के सेक्शन 5 में लिखा हुआ है तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, 2023 का एक्ट सेक्शन 5 में, ठीक है। सेक्शन 5 में नहीं, सॉरी, सेक्शन 9 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैं थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ, क्या यार तुम बार बार कमेंट्स कर रहे हो यार कि चैट जीपीटी और विजेंद्र सर का क्या चल रहा है। मतलब पढ़ना नहीं है तुम्हें, कंट्रोवर्सी पे ध्यान देना। विजेंद्र सर, चैट जीपीटी, बायस, चैट जीपीटी। देखो सिंपल सी बात बताता हूँ मैं, चैट जीपीटी है टेक्नोलॉजी, इसको बनाई किसने,
इंसानों ने, तो सिंपल सी बात है इंसान बाइस हो सकता है। अब टेक्नोलॉजी किस तरह से बनती है, सबसे पहले तो हमें फ्रेमवर्क्स बनाने पड़ते हैं टेक्नोलॉजी के, उसके बाद में कोड लिखना पड़ता है, कोड लिखने के बाद में एल्गोरिदम बनानी पड़ती है। अब सपोज मैं ही वो बंदा हूँ, ठीक है, बेसिकली एक जने से तो चैट जीपीटी क्या ही एल्गोरिदम बनेगी, बहुत सारे लोग मिलकर बनाते हैं, बट सपोज मैं ही हूँ और मेरा माइंड एकदम बाइस है, जो कि वल्नरेबल सेक्शंस और ऑफ द सोसाइटी, जैसे SC ST हो गए इंडिया में या फिर किसी और कंट्री में, जैसे यूएस में मान लेते हैं ब्लैक्स, ठीक है, एंड आई एम दी वाइट्स इन यूएस, तो दोनों का कंटेक्स्ट देख लेते हैं। तो जो मेरी जो स्टडी है शुरुआत से मैंने जो पढ़ा है, एक तरह से रही है कि मेरे अंदर वही डाटा है, जैसे आई एम द रेसिस्ट इन द यूएसए, तो मुझे उन लोगों से थोड़ी सी नफरत है। अब मैं कोड लिख रहा हूँ ऐसा कुछ, तो कहीं ना कहीं जो मेरे माइंड के अंदर की चीजें हैं, कहीं ना कहीं उस कोड के अंदर रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। अगर रिफ्लेक्ट होंगी वो चीजें जो कोडर कोड कर रहा है, तो डेफिनेटली चैट जीपीटी तो बायस होगा ही। और जो चैट जीपीटी को ट्रेंड करने का डाटा यूज किया गया बेसिकली न्यूज़पेपर से उठा के, न्यूज़पेपरों में भी आर्टिकल्स किसने लिखे होंगे, जैसे न्यूयॉर्क्स है, क्योंकि न्यूयॉर्क्स ने बहुत, न्यूयॉर्क्स और जितनी भी बड़ी बड़ी पब्लिकेशन वेबसाइट्स है, उन्होंने चैट जीपीटी वगैरह जितने भी आई जनरेटिव टूल्स उन तक किया हुआ है न्यूयॉर्क कोर्ट्स के अंदर, कि हमारा बिना परमिशन का डाटा यूज किया गया। तो जो उन पर लिखने वाले जो आर्टिकल्स है वो भी किसी इंसान के द्वारा लिखे गए हैं, तो उनके अंदर भी कुछ न कुछ बायस होगा। हो सकता है नहीं हो, चल मान लेते हैं सब में नहीं होगा, 0% होगा, लेकिन किसी चीज को तो लेके बायस होगा ही ना। SC ST के खिलाफ नहीं होगा, किसी और चीज को लेके हो जाएगा, बट होगा ना। तो कहीं ना कहीं चैट जीपीटी में और टेक्नोलॉजी में सेम चीज रिफ्लेक्ट होना तय है, तो इसका मतलब चैट जीपीटी बायस हो सकता है। तो जो कंटेक्स्ट था विजेंद्र सर का कहने का, वो सही था कि चैट जीपीटी बायस हो सकता है। अब ये नहीं कह रहा है कि भाई क्या कहते हैं, जो चैट जीपीटी क्या है SC ST के खिलाफ ही ये सारा डाटा लेकर आ रहा है, सवर्णों के पक्ष में कर रहा है, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं है, लेकिन बायस हो सकता है चैट जीपीटी, ये है। क्योंकि जो उसको डाटा फीड किया गया, वो डाटा अपने आप में बायस है या नहीं, उसके ऊपर सवाल है। अगर वो डाटा बायस है तो बायस होगा, और मैक्सिमम डाटा गूगल प्लस जो न्यूज पब्लिकेशन वेबसाइट से वहीं से उठाया गया है, और वो डाटा उस पर आर्टिकल्स ह्यूमंस के द्वारा लिखे गए हैं, और ह्यूमंस 100% बायस होते हैं किसी एक चीज को लेके, तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के अंदर बायसनेस तो डेफिनेटली आएगी आएगी। तो इसका मतलब चैट जीपीटी, AI, ग्रो, जितनी भी टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सब बायस होती है। ऐसा जितनी तुम टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो सकता है उसमें बायसनेस का जो रेशियो है वो एकदम बहुत कम हो, बट बायसनेस तो रहेगी फिर भी। जो बेटर टेक्नोलॉजी होती है या फिर जो बेटर कोडर होते हैं, एल्गोरिदम बनाने के जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि बायसनेस ना हो टेक्नोलॉजी में, बट अल्टीमेटली इट विल रिफ्लेक्ट बायसनेस इफ इट इज एग्जिस्ट इन दी ह्यूमंस। ओके, तो वो सही है, गलत नहीं, ठीक है। अब पढ़ाई पे ध्यान दे लो। और हाँ, टर्म की बात कर ली, टर्म्स के बाद में बात करेंगे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सैलरी के बाद में, ठीक है। किसकी बात करेंगे, सैलरी कि भैया चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को पैसा कितना मिलता है। तो पैसा भाई साहब मिलता है इनको, सैलरी मिलती है, जो अपने होता है सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, केवल सुप्रीम कोर्ट के जज, उसको जितनी सैलरी मिलती है इन्हीं को भी उतनी ही सैलरी मिलती है, यानी कि इक्विवेलेंट टू दी, इक्विवेलेंट किन क्या होंगी, सुप्रीम कोर्ट जजेस, ऐसी जजेस के इक्विवेलेंट इनकी सैलरी रहेंगी, ठीक है। एक मिनट यार, लाइट गई क्या, नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजों के इक्विवेलेंट इनकी सैलरी रहेगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट इनकी सैलरी रहेगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की। ये इस एक्ट के सेक्शन में किसमें लिखा हुआ है, सेक्शन 10 में। मतलब ये सारी चीजें ना इसी एक्ट में लिखी गई है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लिखी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज लिखी गई है, इसका हम जैसे ही एक्ट पढ़ लेंगे उसके बाद में उसी चीज को पढ़ेंगे, ताकि तुम्हारे माइंड में एक चीज तो क्लियर है, कौन सी चीज एक्ट में लिखी गई है, कौन सी चीज संविधान में लिखी गई है, ठीक है। एंड जो इनका रिमूवल होगा, रिमूवल मतलब इनको
इनकी पोस्ट है, जो इनकी पोस्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ईसीज, इनको कौन हटाएगा और उनके ग्राउंड्स क्या होंगे और प्रोसेस क्या रहने वाली है इनको हटाने के लिए, ठीक है। तो जो अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मतलब कि जो मैन समझ रहे हो तुम, बस वही सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अभी अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार को कौन हटा सकता है या फिर कौन सी प्रोसेस से हटेगी? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है इम्पीचमेंट के थ्रू, वैसे ही ज्ञानेश कुमार और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाएगा, ठीक है। प्रोसेस कैसी है? लाइक है जज रिमूवल। तुमने अभी केस सुना होगा, एक दिल्ली के जज थे, उनके कुछ आग लगने वगैरह ऐसे पैसे वैसे मिले तो उनपे भी इम्पीचमेंट करा। सेम प्रोसेस वही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की, बिल्कुल सेम, ठीक है। ये लिखा गया भैया सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट, ठीक है। रिमूवल के बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की तो हमने रिमूवल की बात कर दी। अब जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनके लिए सिंपली एक्ट में लिखा हुआ है कि ये भैया सीईसी की सिफारिश, मतलब कि रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी, उनके तहत, उसी की रिकमेंडेशन के तहत इनको हटाया जाएगा। तो इसका मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जाएगा, लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश के आधार पर ही हटाया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली उनके पास तो यहाँ पे अपने जो टेन्योर है उसकी सिक्योरिटी में सवाल उठते हैं, तो वो डेफिनेटली जो सीईसी कहेगा वही करेंगे। तो जो अपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भाई जो भी डिसीजन होता है मेजोरिटी से डिसीजन होंगे। अगर जब इस एक्ट में ऐसे लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमिश्नर्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन के अनुसार ही हटाया जाएगा, तो क्या वो ऐसा लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट जाके वोट करेंगे? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्रिटिसिज्म है इस एक्ट की, जिसको हम मेंस में पढ़ेंगे अच्छे से। मेंस के लिए तुम्हें पॉइंट्स मिल सकता है कि इसकी एक्ट की क्या क्रिटिसिज्म हो सकती है, ठीक है। ये था सेक्शन 11 में। तो बेसिकली जो मेंस के बारे में, जो मेंस में जैसे क्वेश्चन आते हैं क्रिटिसिज्म एनालिटिक्स वाला, उस एक्ट पर आते हैं। तो इस एक्ट की अपन ने इस एक्ट को पढ़ लिया पूरा ऑलमोस्ट, ठीक है। कुछ चीजें रह रही है वो मैं लास्ट में भी बता दूंगा, लेकिन अब तक जो पढ़ी है अपन ने उस हिसाब से क्या क्रिटिसिज्म हो सकती है। पहला, अनूप बनवाल केस के अंदर क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कमेटी अपॉइंट करेगी, उस कमेटी के अंदर कौन होगा? पीएम होगा। पीएम के बाद में अपोजिशन पार्टी का लीडर होगा, अपोजिशन पार्टी के बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कम हो गया, लेकिन गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक लाती है, उसमें सर्च कमेटी बनाती है सेक्शन 6 में, तो सेक्शन 7 में क्या बनाती है? सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी में कौन होता है? सर पीएम आ गए, अपोजिशन पार्टी आ गई, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय दी पीएम हो गया। तो मतलब सीजीआई को तो हटा दिया। तो अब एग्जीक्यूटिव कंट्रोल इसमें ज्यादा बढ़ गया। तो पहली क्रिटिसिज्म क्या होगी? एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, ठीक है। इसकी पहली क्रिटिसिज्म होगी अपनी एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस। अब एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा। एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस का मतलब होता है क्या है? मतलब कि जब सारी पावर एग्जीक्यूटिव के हाथों में है निर्णय लेने की, मतलब कि कौन सा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिलेक्ट करना है, ये मैक्सिमम पावर एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में चली गई। और सर्च कमेटी में तो टोटल पूरी गवर्नमेंट ही है, मतलब गवर्नमेंट ही सर्च करेगी, अपॉइंट भी गवर्नमेंट करेगी। तो डेफिनेटली बायसनेस का पक्ष आ जाता है यहाँ पे। गवर्नमेंट ऐसे लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स बनाएगी जो उनका फेवर करे। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं होगा, बाकी न्यूज सब पढ़ते हैं, होता भी होगा तुम, बट वो हमसे पूछा नहीं जाएगा। बट वी कैन डू क्रिटिसिज्म, बेसिकली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ओके। तो कोई भी गवर्नमेंट होगी ऐसा आदमी, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को लाने की कोशिश करेगी जो जिनका उनके साथ तालमेल अच्छा है। तो कहीं ना कहीं बायसनेस का क्वेश्चन तो उठेगा ही, ठीक है। एंड दूसरा है बायसनेस। बायसनेस क्यों आ रही है? क्योंकि एलओपी को आउटवोट कर देती है मेजोरिटी।
एग्जीक्यूटिव मेजोरिटी LOP लीडर ऑफ अपोजिशन को आउट कर देती है, ठीक है। और जो अपन ने लास्ट में क्या पढ़ा था, रिमूवल प्रोसेस इन दी सेक्शन 11 ऑफ दी एक्ट। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको तो सुप्रीम कोर्ट के जज की को हटाने की प्रोसेस जो प्रक्रिया उसको फॉलो होती है, सेम प्रोसेस से उसको हटाया जा रहा है। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर्स है उनको तो सिर्फ सिफारिशों के आधार पर ही हटाया जा रहा है। और किसकी सिफारिशों के आधार पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिशों के आधार पर। तो बेसिकली जो दो इलेक्शन कमिश्नर है जो CEC को असिस्ट करते हैं वो उसके सबॉर्डिनेट नहीं होते हैं। तो क्या किसी डिसीजन जो CEC के द्वारा लिया गया है वो उसके अगेंस्ट जाके वोट करेंगे? आई डोंट थिंक सो। सो बेसिकली ये रिमूवल प्रोसेस भी एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी रिमूवल प्रोसेस हो गई। तो तीसरी हो जाएगी अपनी डिस्क्रिमिनेटरी रिमूवल प्रोसेस। आई होप यू विल मेक ऑल द नोट्स इन एक्सप्लेन एंड डिटेल्स विच, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे टॉपिक लिख रहा हूँ, बाकी मैं समझा ही रहा हूँ, बाकी अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस ऑफ रिमूवल, मतलब कि हटाने का तरीका CEC और EC दोनों का अलग है, ठीक है। और इस एक्ट के तहत लास्ट चीज क्या की गई है, जो सिलेक्शन कमेटी है और अनूप बनवाल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो सिलेक्शन कमेटी बनाई थी उसमें, और जो सिलेक्शन कमेटी सेक्शन 7 के अंदर इस एक्ट में है, उसमें क्या है, CGI को हटा दिया गया है। इसका मतलब एक्सक्लूडिंग जुडिशियल मेंबर्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग जुडिशियल मेंबर। जुडिशियल मेंबर कौन था यहाँ पर, मुख्य न्यायाधीश। किसका मुख्य न्यायाधीश, भारत का, याद रखना अच्छे से, ठीक है ना। ओके, अब तक की क्लास में हमने पढ़ लिया कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है, या फिर कैसी बॉडी है, इसका मीजन और स्टेटमेंट क्या है। उसके बाद में हिस्टोरिकल टाइमलाइंस क्या है, टाइमलाइंस के बारे में, अपॉइंटमेंट इनका किस तरीके से होता है, सर्च कमेटी क्या होती है, सिलेक्शन कमेटी कौन क्या करता है, अनूप बनवाल केस क्या है, अनूप बनवाल केस के बाद में कौन सा केस आया है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। उसके बाद में टर्म देख ली 6 years और 65 years विच एवर इज इयरली, और उसके बाद में रिमूवल प्रोसेस देख लिया। CEC का सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होता है, इलेक्शन कमिश्नर्स का रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन, CEC की रिकमेंडेशन के तहत उनको हटाया जा सकता है। उसके बाद में हमने इसकी क्रिटिसिज्म देख ली, क्या देख ली, क्रिटिसिज्म। अब हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर और फंक्शंस, बेसिकली शक्ति और कार्य, पावर एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब बेसिकली सबको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है, क्योंकि न्यूज सभी फॉलो करते हैं। न्यूज पेपर कौन सा पढ़ते हो तुम, पावर एंड फंक्शंस ऑफ ECI। तो बेसिकली प्राइम फेसाई, मतलब कि जैसे हम जानते हैं कि इलेक्शन, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या काम होगा, बताओ, कमेंट्स में बताओ फटाफट। इलेक्शन कराना, और हाँ ऑलमोस्ट मोटा मोटी चीजें तुम्हें बताइए, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर एंड फंक्शन के बारे में, तो सबसे पहला इसका काम को भागों में बांट रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव बांट सकते हैं बेसिकली। जो देख, एक तो होते हैं प्रशासनिक कार्य, उसके बाद में आते हैं जुडिशियल, उसके बाद में आते हैं लेजिस्लेटिव। तो कुछ इस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर और फंक्शंस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो सबसे पहले जो पावर एंड फंक्शन आती है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, मतलब कि प्रशासनिक कार्य, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के चुनाव आयोग के प्रशासनिक कार्य, ठीक है। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ जो तुमने अभी बताया ना मेरे को कि भाई वोट इलेक्शन करवाने का काम है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के अंदर ही आते हैं, जो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंदर देखो भैया, एक तो आता है, क्या आता है, सुपरवाइजिंग। अब देख, इलेक्शन करवाता है, ऐसे तो नहीं लिख सकते ना तुम, सुपरवाइजिंग इलेक्शन मशीनरी, ठीक है, सुपरवाइजिंग इलेक्शन मशीनरी, मतलब कि इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शंस होते हैं उनकी प्रोसेस को सुपरवाइज करता है।
डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर्स बनाते हैं, जो बेसिकली डीएम होता है, फिर उसके असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, टीम वगैरह बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं। इन सब का काम होता है सुपरवाइज द इलेक्शन। सो बेसिकली इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुपरवाइजिंग द इलेक्शन मशीनरी, ठीक है। एंड सेकेंड, प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल, ठीक है। एक मिनट में बताता हूँ अभी इलेक्टोरल रोल क्या होता है, पहले लिख लेते हैं। प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल, तुम गांव से हो या शहरों से हो? मतलब मैक्सिमम लोग शहरों से ही, ठीक है। हाँ, बैच इंग्लिश मीडियम में तो 4 से ज्यादा होंगे, ठीक है। इलेक्टर रोल, जो इलेक्शन होने से पहले किसी का भी इलेक्शन होता है, फिर म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है, फिर मेयर का, पार्षदों के इलेक्शन होते हैं, तो वो सफेद सफेद लिस्ट आती है ना अपने पास। प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल्स, इसका सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट में कैलेंडर टिक कर लेता हूँ। सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल्स। फर्स्ट क्या होगा? सुपरवाइजिंग इलेक्शन मशीनरी। सेकेंड हो जाएगा प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल्स। हाँ, क्या प्रॉब्लम बच्चों तुम्हारी? हिंदी मीडियम, या देख मैं कंटेंट इंग्लिश में लिखूंगा प्लस मैं बहुत हिंदी में दूंगा, लेकिन अगर हिंदी में कंटेंट चाहिए तो करते हैं जुगाड़, देखते हैं कुछ होता है क्या, ठीक है। जो और क्या, रजिस्टरिंग वोट्स, प्रिपेयर इलेक्टोरेट्स एंड रजिस्टरिंग वोट्स, ये दो काम हो गए इनके। तुम्हें इलेक्टोरल रोल समझ में आ गया क्या होता है? मतलब कि इलेक्शन होने से पहले जो मतदाता सूची आती है अपने गाँव में शहरों में आ जाती है, लोग काट काट के देते हैं, फिर तुम उसके साथ जाते हो, उसके बाद में भी क्या कहते हैं, जो आधार कार्ड लगता है, फिर तुम्हारा वोट डालता है, ठीक है। वही मतदाता सूची है। मतलब कि अगर तुम्हारा फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो कि ईपीआईसी है अगर तुम्हारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है, तो तुम्हारा सिंपल सी बात है मतदाता सूची में नाम तो आ ही जाएगा, वोटर लिस्ट में है, ठीक है। और जो इसका तीसरा काम है, अब हम तीसरे काम की बात करते हैं। इसका थर्ड काम हो जाएगा नोटिफाइंग शेड्यूल एंड स्क्रूटिनाइजिंग नॉमिनेशंस। नॉमिनेशंस पता है क्या होता है? नहीं पता? मतलब कि जब चुनाव होते हैं तो एमएलए कहाँ जाते हैं? रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर के ऑफिस में जाते हैं, वहां पे जाके अपना पर्चा भरते हैं, उसी को ही नॉमिनेशन पेपर कहते हैं। तो वो नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी मतलब कि जांच कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ही करेगा। इलेक्शन कमीशन खुद तो करने नहीं आएगा दिल्ली से, उसका कोई अधिकारी होगा जिसको हम रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं, वही करता है, तो वो इलेक्शन कमीशन के काम के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। और उनको जांच करेगा, जांच करने के बाद में जो भी लास्ट डेट वगैरह है, क्या प्रोसेस है, ये सब बताने का काम उसी का ही है। तो बेसिकली यही कह रहा है ये भाई, नोटिफाइंग शेड्यूल मतलब कि इलेक्शन कब होगा, तुम नॉमिनेशन कब भर सकते हो, और नॉमिनेशन भरने की लास्ट तारीख क्या होगी, इलेक्शन कब खत्म होगा, और ये सारी चीज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंदर ही आते हैं, किसके? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, ठीक है। और जो चौथा फंक्शन होगा फिर इसके बाद में अपना, वो क्या होगा? तुमने सबने पार्टियां देखी होंगी, कांग्रेस भी देखी होगी, बीजेपी भी देखी होगी। कांग्रेस समझ में आया, मतलब हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह है, और बीजेपी का कमल। ये जो सिंबल्स है ये इन पार्टीज को कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये उसका चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो जाएगा, ग्रांटिंग सिंबल्स टू दी पार्टीज, ग्रांटिंग सिंबल्स टू दी पार्टीज। हाँ, इंडिया में बहुत सारी पार्टीज हैं, जैसे बीजेपी होगी, उसके बाद में एनआईसी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, इन सबके अलग अलग चुनाव चिन्ह। तो ये बेसिकली जो चुनाव चिन्ह है इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही दिया जाता है, तो ये उसी का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, एमसीसी, कि भाई अब तो आचार संहिता लगी, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, उसको भी एनफोर्स करवाने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही है, ठीक है। एंड छठा है कैंसलिंग पोल्स, मतलब कि तुम्हारे एरिया में वोट पड़े, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे एरिया में जो वोट पड़े हैं उसमें धांधली हुई है, और किसी ने कंप्लेन कर दी। कंप्लेन करने के बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जांच की,
जांच करने में भी पाया कि वास्तव में यहाँ पे वोट्स रिगिंग हुई है। अगर वोट्स रिगिंग हुई है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का खुद का ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है कि वो उस पोल को कैंसिल कर दे। तो कैंसिलिंग पोल्स इन केस ऑफ, मतलब ऐसे तो कैंसिलिंग नहीं करेगा पोल जब तक कि कुछ धांधली नहीं हो, ठीक है। कैंसिलिंग पोल इन केस ऑफ रिगिंग, ठीक है। यहाँ पे रिगिंग का मतलब ही होता है धांधली जो भी है किसी भी तरीके की कुछ मिला के रिगिंग, वोट फ्रॉड हुआ है, ठीक है। एंड इसके बाद में हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। इतने याद रख लोगे तुम तो फिर तो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। बिल्डिंग्स में तो डायरेक्टली लाइन उठा के पूछ नहीं है, तो तुम्हें स्टेटमेंट के रूप में तो तुम्हें एक एक लाइन जैसे मैंने लिखाई है उसी लैंग्वेज में याद करने की कोशिश करनी है। अब इसको तुम रट्टा पेटिकेशन भी कह सकते हो, लेकिन अगर तुमने समझ के किया है और तुम्हें लैंग्वेज पता नहीं, लेकिन फिर भी अगर एज इट इज लैंग्वेज भी एग्जाम में आ जाती है तो भी तुम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें इस तरीके से पढ़ना है। एंड अब जो है दूसरे जो फंक्शंस है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के बाद में आते हैं एडवाइजरी। अब एडवाइजरी फंक्शंस ऐसे होते हैं, एडवाइजरी फंक्शंस, ये मैंडेटरी नहीं होता है, बाइंडिंग नहीं होता है। इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, एडवाइज दे सकता है। किसको एडवाइस देगा, प्रेसिडेंट को। किस केस में देगा, कब देगा, ये भी तो पता होना चाहिए। तो कब देगा, जब डिस्क्वालिफिकेशन की बात होगी। किनकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात होगी, किसकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात होगी भैया, एमपीज कौन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ध्यान रखना है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडवाइस उन्हीं केसेस के अंदर करेगा जो 10th शेड्यूल के अंदर नहीं आएंगे। और डिस्क्वालिफिकेशन किसके रिगार्डिंग पे, एमपी और एमएलएज के रिगार्डिंग पे, ठीक है। इसको करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। और दूसरा होगा जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है किसी स्टेट में, तो उस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडवाइस देगा कि भाई इलेक्शन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, क्या सिचुएशन बेटर है इलेक्शन करवाने के लिए या नहीं है। तो इस केस के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, एडवाइस देता है, ठीक है। होल्डिंग ऑन इलेक्शन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल। चलिए बताओ राजस्थान में आज तक कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगा, बताओ, कमेंट में बताओ, ठीक है। और इसके बाद में आती है क्वासी जुडिशियल पावर्स। क्वासी जुडिशियल पावर्स मतलब समझते हो, तीसरी होती है क्वासी जुडिशियल पावर। क्वासी का मतलब क्या होता है, अगर क्वासी का मतलब तुमने समझ लिया तो इसका इस वर्ड का मतलब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, और क्वासी जुडिशियल पावर क्या होती है ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। बेसिकली कुछ काम जो कोर्ट करता है, ठीक है। कोर्ट क्या करता है, डिस्प्यूट सेटल करता है। जैसे मान लो किसी दो पार्टीज के बीच में सिंबल को लेकर डिस्प्यूट है तो उसका सेटल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर दिया। तो ये किसका काम कर रहा है, कोर्ट का काम कर रहा है, कोर्ट से रिलेटेड काम हो गया। इसी वजह से इसको क्वासी जुडिशियल पावर बोला जाता है कि अगर दो पार्टियों के बीच में चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद है तो उसका समाधान भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। जैसे महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में जब शिवसेना टूटी थी तो कौन सी ओरिजिनल शिवसेना रहेगी, शिंदे वाली या फिर दूसरा जो उद्धव ठाकरे है उसकी शिवसेना रहेगी, किसके पास ओरिजिनल सिंबल रहेगा। तो दोनों के बीच डिस्प्यूट हुआ, इस डिस्प्यूट का निराकरण कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाँ ये जरूर है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डिस्प्यूट सेटलमेंट से वो दोनों पार्टी रेडी नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, बट ये है तो क्वासी जुडिशियल पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके। तो आज की क्लास तो अपन यही खत्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, फिर तीसरी क्लास करते हैं। तो बेसिकली ये कम से कम 2-3 घंटे का टॉपिक है, 2-3 घंटे का टॉपिक मतलब इन द सेंस 1 क्लास। लेकिन मैं एक साथ क्लास मेरे पाता तो मुझे इस तरह से ही क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम कंस्टेंट है। तो जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है तो जो यूपीएससी लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स के लिए
उन पे हम PYQs साथ में मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और जो मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस रहेंगे वो देख, एक तो बेसिक्स को लेकर चलेंगे। बेसिक्स के साथ साथ जो मैंने पढ़ाया है एक्ट्स को लेके, किस तरह से मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे। और अगर तुमने उन क्वेश्चनों में फोड़ दिया तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, यूपीएससी या फिर दुनिया की कोई सी भी एग्जाम किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है, उसको तुम 100% एक्यूरेसी के साथ सही कर दोगे। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर देना। शेयर करने के साथ साथ यूट्यूब भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि यूट्यूब वीडियोस की रीच अच्छे लोगों के पास पहुंचा सके जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, गुड बाय।